सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्राओं को बबरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है कि हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपको आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं इतिहास विषय के प्राध्यापक के रूप में बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र है जो 12वीं से 18वीं शताब्दी का है, उसी में हम प्रकरण या टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। ये अपने आप में 5वां राजवंश होगा दिल्ली सल्तनत के शासन काल के दौरान का, क्योंकि 1206 से 1526 के दौरान दिल्ली सल्तनत के शासन में 5 राजवंशों को महत्वपूर्ण आधार दिया गया था, जिन्होंने मूलभूत रूप से शासन की सत्ता को अपने हाथ में रखकर दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन किया। उसमें ये 5वें नंबर का है, जिसे लोधी वंश के नाम से जानते हैं, और इसका समय 1451 से लेकर 1526 तक का समय रहेगा। इसमें हम कुल 3 शासकों को या सुल्तानों को पढ़ेंगे जो अपने आप में लोधी वंश के महत्वपूर्ण सुल्तान माने जाएंगे, क्योंकि इनके पतन के बाद ये लोधी वंश का ही अंत नहीं होगा, अपितु दिल्ली सल्तनत की सत्ता भी हाथ से बिखर जाएगी और भारत में एक युगांतकारी परिवर्तन होगा। और उस युगांतकारी परिवर्तन के आधार पर मध्यकालीन इतिहास में एक नए युग का आरंभ होगा, जिसे मुगल काल के नाम से इतिहास में जाना जाएगा। तो हम आपको इंगित करवा दें कि हमने 4 जो राजवंश पढ़े हैं दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान, वो कौन कौन से थे। पहला हमने पढ़ा है गुलाम वंश। कौन सा पढ़ा है? गुलाम वंश। ठीक है जी, जिसका समय हमने लिखा था 1206 से लेकर 1290 तक का समय था। ये पहला राजवंश था दिल्ली सल्तनत के शासन में। ठीक है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये पहला वंश, और राजधानी भी उसी के द्वारा बनाई गई। इल्तुतमिश ने उसे ठोस आधार दिया और बलबन ने उसे विस्तार दिया। तो इस प्रकार से गुलाम वंश था। दूसरा हमने पढ़ा खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो टाइमिंग था वो हमने देखा कहाँ से, 1290 से लेकर 1320 तक का। ये जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण राजवंश था दिल्ली सल्तनत के काल का, क्योंकि टाइम जो निकलेगा वो यहीं से निकलेगा 1206 से 1526 तक के बीच का, क्योंकि लास्ट 1526 इसी वंश में आ रहे थे। उसका मतलब ये अंतिम वंश है जो 5 नंबर पर आएगा। तीसरा हमने पढ़ा तुगलक वंश। तुगलक वंश, ध्यान रहे आपको, तुगलक वंश जो था इसके शासक भी अपने आप में महत्वपूर्ण थे। और इसमें जैसे खिलजी वंश में गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बाद में उसके उत्तराधिकारी है, वैसे यहाँ पर इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक 3 शासक महत्वपूर्ण थे। तो इसका समय रहेगा 1320 से लेकर 1414 ईस्वी। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा वंश। चौथे नंबर का रहेगा शैद वंश। शैद वंश ये जो है अपने आप में छोटा ही था और इसका टाइमिंग भी कम है। 1414 से स्टार्ट होते हुए प्रारंभ होते हुए 1451 तक का इसका समय जो सबसे कम है। और इसमें 2 महत्वपूर्ण है जो इसको संस्थापित करने वाला था, खिज्र खां। खिज्र खां इसका संस्थापक था और उसके उत्तराधिकारी। ये इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि आज जो उत्तराधिकारी है उन्हीं से शुरुआत करेंगे हम इसकी। हमारा 5वां जो वंश होगा वो यहीं से शुरू होगा, यानी इनको देखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। खिज्र खां ने तो 1414 में इसकी स्थापना कर दी, इसकी सैयद वंश की, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने 1451 तक ही इसको बनाए रखा, आगे नहीं बढ़ा पाए, अर्थात उन्होंने लंबे समय शासन नहीं किया। तो उसकी वजह क्या थी? वो वजह आज हम
इस रूप में पढ़ेंगे, जिसको हम बहलोल नाम देते हैं, बहलोल लोधी कहते हैं, जो कि 5वें वंश का संस्थापक होगा और वंश का नाम होगा लोधी वंश। लोधी वंश, इसका टाइमिंग रहेगा 1451 से लेकर 1526 ईस्वी। तो ये 1526 ईस्वी का टाइम जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम समय है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास जो है हमारा, इसमें एक नया वंश होगा जिसे मुगल वंश के नाम से इतिहास में जाना जाएगा। यानी कि बीए पार्ट सेकंड ईयर में आप देखोगे कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो भले ही 5 इकाइयों में है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें 2 भाग महत्वपूर्ण है। पहली इकाई, दूसरी इकाई जो है वो अपने आप में दिल्ली सल्तनत के इर्द गिर्द चलती है। तीसरी और चौथी इकाई और 5वीं इकाई जो है वो मुगल वंश, तीसरी चौथी मुगल वंश के इर्द गिर्द चलेगी और 5वीं इकाई में समग्र रूप से सबको मिलाकर सबका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 इकाइयाँ हमारे यूनिट सिस्टम राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार है। उसमें हम इसको 18वीं शताब्दी तक का पढ़ते हैं, यानी 1761 तक। अगर समय की बात करें तो 1206 से स्टार्ट होगा ये समय इसका, और कहाँ तक होगा 1761। पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो हम 3rd ईयर में पढ़ेंगे। वहां तक की घटनाओं को हम 1206 से लेकर और 1761 तक की घटनाएं हम 12वीं शताब्दी, क्योंकि 1200 आ गए इसमें, 18वीं शताब्दी, इसमें 1761 आ गया। तो ये जो है 600 वर्षों का कालखंड, ये हम 2nd ईयर के मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं, जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र आता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ से पढ़ेंगे कि लोधी वंश के शासक जो थे 3, उनमें कौन कौन थे और किसने सत्ता को स्थापित किया। तो मैंने बताया इसमें 3 थे। पहला लोधी वंश का जो शासक रहेगा उसका नाम मैंने लिख दिया बहलोल लोधी। बहलोल, कौन सा? बहलोल लोधी। इसने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक के रूप में था ये बहलोल लोधी। दूसरा जो था सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, लोधी वंश का दूसरा शासक है ये। और तीसरा है इब्राहिम, इब्राहिम लोधी। ये वह इब्राहिम लोधी है जिसका पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, किसके साथ? मुगल वंश के संस्थापक बाबर के साथ। तब 1526 में, और तब वह उसमें युद्ध में पराजित होगा। और उसके पराजित होते ही इस वंश का ही अंत नहीं होगा, अपितु दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाएगा। और भारत में मध्यकालीन इतिहास में एक नए राजवंश या नए वंश के रूप में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वंश था तो उसको राजवंश न कहकर हम मुस्लिम वंश के रूप में, मुगल वंश के रूप में इसको पहचानेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे। आज हम लोधी वंश को पढ़ते हैं। तो आपको ये 5 वंश समय के अनुसार दिल्ली सल्तनत के 5 वंश याद रहने चाहिए। और आज हम जो है 5वें नंबर का जो है हमारा, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरुआत इधर से लेते हैं, जिसमें बहलोल लोधी का समय रहेगा 1451 से, कहाँ तक से रहेगा? 1451 से 1486, क्योंकि यहाँ पर इनके समय की बात करें हम, जैसे 1451 से लेकर 86 तक इसका समय है। फिर 89 से 14 साल उत्तराधिकारियों का मतभेद रहेगा। 89 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोधी का रहेगा। और 1517 से लेकर 1526, कहाँ तक? 1526 तक कौन रहेगा? इब्राहिम लोधी का रहेगा। तो ये इनका टाइमिंग भी है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इतिहास गणित की तरह अंक और श्रृंखलाओं से बना हुआ है। तो हमें ये भी याद रखना है कौन कब तक शासक या सुल्तान रहा। याद रहे आपको कि तुगलक वंश से ही दिल्ली सल्तनत में तुर्कों के बाद अफगानों का शासन शुरू हो गया था। तुर्कों के बाद किसका? अफगानों का। तो याद रहे ये भी अफगान थे। लोधी वंश के शासक क्या थे? अफगान थे, क्योंकि तुगलक वंश से ही मिस्र जाति के रूप में अफगान आने लग गए थे। और इसीलिए तुर्क जो थे पहले और दूसरे वंश में विधिवत रूप से रहे। जैसे इन दोनों वंशों में तुर्की शासक थे और अफगान शासक जो थे यहाँ से ये तीनों जो है अफगान वंश के शासकों के रूप में जाने जाते हैं। और बीच में एक जाति और आई थी इन दोनों के बीच में, वो थी मंगोल। कौन सी जाति थी? मंगोल। तो ये लूटपाट करने वाली जाति थी। ये क्या करती थी? लूटपाट करने वाली जाति थी। इसने शासन नहीं किया, किसी राजवंश की स्थापना नहीं की, अपितु ये लुटेरी जाति के रूप में इन राजवंशों के दौरान या इन वंशों के दौरान इन्होंने लूटपाट का कार्य किया। और उसके बाद, क्योंकि पहली हम अरबी जाति को मानते हैं जिन्होंने मुस्लिम जाति के ऊपर भारत में कदम रखा, तो नंबर 1 पे अरबी हो गई, नंबर 2 पे तुर्की हो गई, नंबर 3 पे अफगान हो गई, नंबर 4 पे मंगोल हो गए, और नंबर 5 जो आएगा
उस 5 पे हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे मुगल, जो 2 जातियों का मिश्रण है। मुगल क्या है? 2 जातियों का मिश्रण है। तो 5वीं जाति जो है मुस्लिम जाति के रूप में, इसके रूप में मुस्लिम, याद रहे आपको, मुस्लिम जाति के रूप में अगर पूछा जाए तो ये 5वें नंबर पे रहेंगे। वैसे चौथे नंबर पे रहेंगे शासन के रूप में, क्योंकि मंगोल जो थे वो शासन नहीं किया, इन्होंने क्या नहीं किया? शासन या शासक नहीं रहे, इन्होंने खाली लूटपाट का कार्य किया। जबकि इन्होंने शासन किया अरबियों ने, फिर तुर्कों ने किया, फिर अफगानों ने किया और फिर मुगलों ने किया। तो इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण जातियों ने भारत पर मुस्लिम शासकों के रूप में शासन किया, जिसमें मुगल जो चलेगा वो लास्ट आगे तक चलेगा, जहाँ तक हमारे 1855 की क्रांति भारत में आज़ादी के लिए होगी, वहाँ तक मुगल वंश बरकरार रहेगा। और 1858 में हम कहते हैं कि यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासन जो सीधा डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से आरंभ होगा, वहीं से मुगल सत्ता का अंत हो जाएगा। तो ये मुगल सत्ता जो रहेगी वो 1526 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? 1526 से, और कहाँ तक चलेगी? 1857 की क्रांति तक, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, क्योंकि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब का उत्तराधिकारी शासन में रहेगा, जिसको उत्तर मुगल काल कहते हैं, क्योंकि मुगल काल को 2 भागों में बांटा हुआ है। प्रारंभिक 6 शासकों का जो काल है मुगल काल का, भी कब का परिचय देते हैं? मुगल वंश या मुगल काल जो है ये भी 2 चरणों में बटा हुआ है। पहला प्रारंभिक शासक, या ये कह सकते हैं 6 शासक इसमें महत्वपूर्ण जो कड़ी के रूप में रहेंगे। और बाद का जो है उत्तर मुगल काल। इस उत्तर मुगल काल में लगभग 7-8 इसमें बनेंगे, लेकिन 7-8 शासक जो बनेंगे वो वैसे ही रहेंगे, ज़्यादा समय नहीं रहेगा। और 1857 के समय अंतिम जो शासक रहेगा वो बहादुर शाह जफर द्वितीय रहेगा। उसके बाद मुगल वंश की सत्ता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको देख रहे हैं बैरल लोदी को, जिसका समय है 1451 से 1486। तो सबसे पहले लेते हैं इसका जीवन परिचय। सबसे पहले क्या लेंगे? इसका जीवन परिचय, ये कौन था, क्या था, या इसके परिवार के सदस्य क्या थे। तो सुने ध्यान से। बैरल लोदी का जन्म अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले में लोदी वंश में हुआ। गिलजाई कबीला, याद रखें, इसका जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में जगह क्या है? गिलजाई एक कबीला है। इस गिलजाई कबीले में इसका जन्म हुआ अफगानिस्तान में, क्योंकि ये अफगान से आने वाले थे, इसलिए इनको अफगान कहते हैं, अफगानिस्तान से आए थे। और इसके दादा जो थे, इसके बहलोल लोदी के दादा जो थे बैराम शाह, दादा का नाम क्या था? बैराम शाह। बहलोल लोदी के दादा का नाम था बैराम शाह। ये व्यापारी थे। क्या थे ये? व्यापारी। और व्यापार करने के उद्देश्य से ये मध्य एशिया से यानी अफगानिस्तान से भारत की ओर आए। और उस समय भारत में फिरोज तुगलक का शासन था। किसका शासन था? फिरोज तुगलक का। इसलिए फिरोज तुगलक के शासन काल में इन्होंने आकर मुल्तान में अपना बसेरा किया, अर्थात मुल्तान में आकर बस गए। कहाँ है? मुल्तान। और मुल्तान में जब ये बसे तब वहां पर इन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाते हुए, ठीक है, अपना विश्वास बढ़ाया और तुगलक सेना में नियुक्त हो गए। तत्पश्चात जब सैयद वंश का भारत में शासन था 4थे नंबर का, तब खिज़र खां के समय, इसके समय, इस खिज़र खां के समय बहलोल लोदी ने अपनी योग्यता से परिचय देते हुए खिज़र खां को अपनी ओर कर लिया या उन्हें पसंद कर लिया। इसी से खुश होकर उन्होंने इसे उपाधि दी। किसने? खिज़र खां ने। इसको? बहलोल लोदी को। इसकी इस्माइल खां की उपाधि। तो याद रहे, इस्माइल खां की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी? खिज़र खां ने। किसने दी? खिज़र खां। और किसको दी? बहलोल लोदी को। किससे दी? उसके कार्यों से प्रसन्न होकर, अर्थात उसकी योग्यता से खुश होकर उपाधि प्रदान की। और उसे क्या बना दिया? लाहौर और सरहिंद का सूबेदार बना दिया। लाहौर और सरहिंद जो है पश्चिमी भारत में
वहां पर उसका लाहौर का और सरहिंद का उसको क्या बना दिया, सूबेदार। तो बहलोल लोदी क्या बन गया, सूबेदार। किसके काल में, सैयद वंश के शासन काल में, खिज्र खां के समय में। तो आपको, जब भी तो मैंने नक्शा बनाया पहले कि आपको कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब टाइमिंग क्या रहा होगा, क्योंकि सैयद वंश के खिज्र खां का टाइम 1414 था। तो इस दौरान खिज्र खां ने इसे क्या दिया, इस्माइल खां की उपाधि प्रदान की, इसकी योग्यता से खुश होकर, और इसे क्या बना दिया, मुल्तान और सरहिंद का सूबेदार नियुक्त कर दिया। वहां पर सूबेदारी करने के दौरान जब आगे बढ़ता गया समय, तब कहा जाता है कि खिज्र खां की मृत्यु हो गई 1421 में। तत्पश्चात जब उसके उत्तराधिकारी थे, उन्हीं उत्तराधिकारियों के समय में बहलोल लोदी ने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया और उसने सैयद वंश के शासक के जो उत्तराधिकारी थे, उनके समय में 2 बार विद्रोह किया या 2 बार आक्रमण किया। एक बार 1443 में किया और एक बार 1445 में किया, और अंत में 1451 में उसने क्या कर लिया, इस वंश को हटाकर गद्दी को प्राप्त करते हुए दिल्ली सल्तनत में एक नए और 5वें वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या रहा, लोधी वंश रहा। जिसका नाम क्या रहा, लोधी वंश। तो याद रहे आपको कि लोधी वंश की स्थापना जो की बहलोल लोदी ने वो कब की, खिज्र खां के उत्तराधिकारियों को हटाकर अपनी सत्ता को मजबूत बनाते हुए इसकी स्थापना की। तो ये लोधी वंश जो है, इस लोधी वंश की स्थापना 1451 में, ठीक है ना, तो 1526 तक चलेगा। किसने की ये स्थापना, बहलोल लोदी ने। किसने की, बहलोल लोदी ने। तो आपको कड़ी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार बहलोल लोदी ने अपना प्रभाव जमाया और किस प्रकार उसके उत्तराधिकारियों को पहले 1443 में, फिर 1445 में और लास्ट में 1451 में मौका देखकर अयोग्य उत्तराधिकारियों को हटाकर उसने क्या किया, सैयद वंश का अंत कर दिया और लोधी वंश की स्थापना कर दी। तो ये लोधी वंश 5वें नंबर का है। तो ये परिचय हो गया इसका प्रारंभिक जीवन के रूप में बहलोल लोदी का। अब पढ़ेंगे बहलोल लोदी की समस्याएं। बहलोल लोदी की समस्या कौन सी थी, ध्यान से सुने। बहलोल के सामने कई समस्याएं थी, लेकिन सर्वप्रथम हम 3 समस्याओं को आधार मानते हैं कि बहलोल लोदी के सामने 3 प्रकार की समस्याएं थी। कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की समस्याएं थी। कौन कौन सी थी, पहली समस्या जो थी वो थी सर्वप्रथम दिल्ली के आसपास के राज्यों को जीतकर या प्रांतों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाना, अर्थात दिल्ली के साम्राज्य को बढ़ाना। तो पहली समस्या यह थी कि बिखरे हुए राज्यों को पुनः वापस संगठित करना। और दूसरी समस्या थी अमीरों व हिंदू सरदारों को नियंत्रण में करने की, क्योंकि अमीर और जो हिंदू सरदार थे वो कई लोग इससे विरोधी थे, इसलिए उसने उनको एक पक्ष में करने के लिए अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, उन्हें अपने पक्ष में किया। तो ये दूसरी समस्या का समाधान करना। तीसरा जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी अफगान सरदारों को अपने नेतृत्व में लेकर कुशल शासन का संचालन करना। देखिए बहलोल लोदी का उद्देश्य ये था कि जो लोग उसके समाज के हैं अर्थात अफगान है, उन अफगान सरदारों को क्या करें, वो अपने में मिलाए और अपने में मिलाकर वो क्या करें, उनके साथ मिलकर कुशलता से शासन का संचालन करे। इसीलिए उसने क्या किया, इन तीनों समस्याओं को हल करने के लिए अपनी चतुराई के साथ राजनीतिज्ञता का परिचय दिया, जिसको कुशल राजनीतिज्ञता कहते हैं और सूझबूझ कहते हैं। उसके आधार पर उसने समस्याओं का हल किया, जो इस आधार पर पढ़ेंगे हम बहलोल लोदी की उपलब्धियां, क्योंकि उपलब्धियां ही उसके कार्य है। उपलब्धियां ही क्या है, उसके कार्य, क्योंकि बहलोल लोदी ने जो काम किए वो उसकी उपलब्धियों में ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए ध्यान से, बहलोल लोदी की उपलब्धियां जो थी उसमें हम कहते हैं कि बहलोल ने सर्वप्रथम अपने प्रशासन में योग्य व्यक्तियों को, जो निष्ठावान थे, उन अमीरों को स्थान दिया। फिर उसने अपनी सैनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए विशाल आकार की सेना को सुसंगठित किया, प्रशिक्षण दिया और योग्य व्यक्तियों को सेना में नियुक्त किया और विश्वास के आधार पर एक विशाल सेना को संगठित किया। धीरे धीरे उसने, बहलोल ने जनता का विश्वास जीतने के लिए भी जन कल्याण के कार्य किए। जन कल्याण के कार्यों में सर्वप्रथम उसने जनता का विश्वास जीता और धीरे धीरे प्रांतों में शासन को विकेंद्रीकरण के आधार पर फैलाया और लोगों का विश्वास प्राप्त किया। बहलोल ने दिल्ली सल्तनत के बिखरे प्रांतों को पुनः जीत लिया और अपने राज्य की सीमाओं को विशाल सेना के साथ पुनः संगठित
किया। ये इसके कार्य भी है और अपने आप में उसकी पहचान भी है कि बहलोल ने जो कार्य किए वो उपलब्धियों के रूप में किस प्रकार किया। विशाल सेना का संगठन किया, जन कल्याण के कार्य किए और अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत किया। तो इस प्रकार से उसके कार्य हैं। और धीरे धीरे उसने अपनी सीमांत नीति के आधार पर अपने राज्य का विस्तार करते हुए बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और जौनपुर सहित कई इलाकों को जीतकर अपने राज्य की शक्ति को मजबूत कर लिया। बिहार, जौनपुर, इलाहाबाद, है ना, इसके आसपास के सभी क्षेत्रों को उसने अपने अधिकार में कर लिया। तो ये था उसकी उपलब्धियां, जिसमें उसने युद्ध के आधार पर, सैन्य कौशल के आधार पर और हम ये भी कह सकते हैं अपनी सूझबूझ से उसने ये उपलब्धियां प्राप्त की। तो अब लास्ट पॉइंट बचता है जिसको हम कह सकते हैं बहलोल लोदी का मूल्यांकन, कि आखिर उसको हम किस रूप में पहचाने, निष्कर्ष किस रूप में निकालें। तो देखिए बहलोल लोदी का चरित्र मूल्यांकन है ये। बहलोल लोदी एक साहसी, पराक्रमी और योग्य सैनिक था, साथ ही वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि जो महत्वाकांक्षा रखता है वही आगे बढ़ता है। इतिहास इस चीज का गवाह है कि जिन सुल्तानों ने या शासकों ने या सम्राटों ने या बादशाहों ने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है, साथ में उसी के अनुसार कार्य भी किया है और मेहनत की है, तो वो आगे बढ़ते हुए एक विशाल साम्राज्य के शासक भी बने हैं। तो इसी प्रकार इसने भी अपनी महत्वाकांक्षा के आधार पर यथार्थवादी शासक के रूप में, यथार्थवादी का मतलब वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार जीवन को जीना, यथार्थवादी शासक के रूप में परिस्थितियों को समझकर भली भांति बुद्धि और सूझबूझ के आधार पर शासन का संचालन किया और दिल्ली के सिंहासन पर अपनी योग्यता के कारण संपूर्ण उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ व मजबूत किया। संपूर्ण उत्तर भारत में उसने क्या किया, बहलोल लोदी ने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। यहाँ तक कि उसने उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी अपना विस्तार किया। पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और मालवा तथा पूर्व में बंगाल और बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर उसने अपना साम्राज्य में विस्तार करते हुए उनको मिला लिया। उसने चालाकी और बुद्धिमत्ता से अफगान सरदारों को भी अपने वश में या अपने अनुयायी बना लिया। यानी उसने ये भी चतुराई दिखाई कि उसने अफगान जो सरदार थे उनको अपने नेतृत्व में कर लिया। वह एक उदार शासक था। उसका परिचय उसने जीते हुए प्रदेशों पर पुनः उन्हीं शासकों को लौटाकर उन्हें नियुक्त करके उनकी अधीनता स्वीकार करवाकर ये सिद्ध कर दिया कि वह एक उदार शासक था। यानी इसने, बहलोल ने क्या किया, जिन राज्यों को जीता उन राज्य के शासकों को वार्षिक आय के रूप में कर देने के लिए प्रतिबद्ध किया, अधीनता स्वीकार करवाई और वापस उन्हें ही नियुक्त करके वापस लौट आया। तो ये इस बात का प्रतीक है कि उसने उदारता का परिचय दिया। सुल्तान ने, कौन से सुल्तान ने, बहलोल लोदी ने, क्योंकि ये उपाधियां लिया करते थे सुल्तान की। मैंने बता भी रखा आपको कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक या वंश रहेंगे उनमें शासकों के नाम के आगे सुल्तान की उपाधि रहेगी। तो इसलिए सुल्तान ने राजत्व का एक नया सिद्धांत अपनाया जो अपने आप में बहलोल लोदी के लिए विशेष ख्याति प्राप्त रहा। कैसे? वह अपने सरदारों को या सरदारों के सामने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। हम कहते हैं कि चटाई बिछाकर बैठा करता था और सभी के सामने सम्मुख बैठकर वार्तालाप किया करता था। उसने कभी सिंहासन को ग्रहण नहीं किया। तो बहलोल लोदी की एक अलग पहचान है कि उसने अपने आप को ये सिद्ध नहीं किया कि मैं सुल्तान हूँ तो उच्च पद पर बैठूं और वहां से नीचे बैठे लोगों को समर्थन करूं। उसने क्या किया, चटाई पर बैठकर शासन का संचालन किया, अर्थात गद्दी पर नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा। उसने सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए किसी को बाध्य भी नहीं किया। बहलोल ने पढ़ाई लिखाई अधिक न होने के कारण भी अपनी योग्यता को विकसित किया और अपनी बुद्धिमत्ता से हिंदू मुसलमानों में एक जो भावना जिसको हम कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता, उसके कार्य को भी प्रोत्साहित किया। सहिष्णुता का मतलब दोनों भाव समान होने चाहिए, अर्थात अपने धर्म का स्थान भी महत्व होना चाहिए, दूसरे धर्म को भी तवज्जुह देना चाहिए। तो यहाँ पर सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने की जो नीति थी, समभाव का मतलब समान विचार रखने की जो नीति थी, वो बहलोल लोदी ने अपनाई। इसीलिए बहलोल लोदी जो था वो अपने आप में शैक्षणिक, जिसको हम कह सकते हैं धार्मिक शैक्षणिकता का परिचय दिया। साथ ही उसने कला और साहित्य और संगीत में भी अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार से बहलोल लोदी के 4 पॉइंट जो है उसको उल्लेखित करते हैं कि वो किस प्रकार का सुल्तान था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं
कि बहलोल लोधी लोधी वंश का प्रथम सुल्तान था और 1451 से 1486 तक इसने शासन किया और अपने आप में एक उदार शासक के रूप में उसने दिल्ली की सल्तनत को संभाला। तो इस क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम सिकंदर लोधी को, जो कि इसका सबसे छोटा पुत्र रहेगा और बाद में निजाम खां के नाम से ये रहेगा, लेकिन इसको किस नाम से गद्दी पर बिठाया जाएगा? सिकंदर लोधी के नाम से इस गद्दी पर सिंहासन पर बिठाया जाएगा।